नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, अपने इस लाइव प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सब प्रथम तो आप सभी देशवासियों को आदित्य 1 के सफल लॉन्चिंग पर इसरो के महान वैज्ञानिकों को कोटि कोटि नमन। साथ ही साथ आज हमारे देश की सभी सुहागन माताओं और बहनें कजरी तीज के व्रत को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने इस भारतवर्ष की संप्रभुता और एकता को लेकर के। हम बात कर रहे हैं अपने भारतवर्ष के भावी भविष्य, अपने नौनिहालों के उज्जवल भविष्य को लेकर के हम बात कर रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने भारतवर्ष को आत्मसंपन्न, आत्मनिर्भर, 100% साक्षर, 100% स्वास्थ्य से संपूर्ण और हर व्यक्ति के लिए न्याय को सुगमता से दिलाने की। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें यह कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारा यह भारतवर्ष जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आज की मौजूदा समय में दुनिया का सबसे युवा देश है, क्योंकि हमारे देश में युवाओं की आबादी लगभग 35% से अधिक है और यही युवा हमारे देश में, हमारे देश के आने वाले भविष्य हैं। हमारे देश की बागडोर इन्हीं के कंधों पर निर्भर है। आगे चल करके हमारे भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने का जिम्मा इन्हीं को निभाना है। इन्हीं की जिम्मेदारी है कि हमारे भारतवर्ष का डंका विश्व पटल पर लहराएं। मेरे साथियों, यह कुछ तो आशाएं हैं जो हर माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर के, उनकी सफलता को लेकर के देखता है। भारत का हर नागरिक अपने देश को विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में नाम दर्ज कराने के लिए सपना देखता है, किंतु अफसोस, क्या हर सपना साकार होता है? और वह सपना साकार हो भी तो कैसे, जिस सपने को लेकर के हमारे देश की सरकारें जागरूक न हों, संवेदनशील न हों। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि पिछले 75 वर्षों के दौरान जिस प्रकार हमारे भारतवर्ष की सरकारों ने भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाने में उदासीनता दिखाई है, वह काफ़ी चिंता का विषय है। वह इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि हमारे भारतवर्ष में 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज 2 सितंबर 2023 तक जितनी भी सरकारों ने हमारे भारतवर्ष पर राज किया, सब ने भारतवर्ष की संपदा को सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान में रख करके उन्हें फायदा पहुंचाने को लेकर के ही, अपने स्वार्थ पूर्ति को लेकर के कार्य किया। विश्व पटल पर विश्व के किसी भी देश का उदाहरण आप लीजिए कि कहां से कहां पहुंच गया, और हमारा भारतवर्ष आज भी अच्छी शिक्षा से वंचित है, अच्छी चिकित्सा से वंचित है, न्याय से वंचित है, रोजगार से वंचित है, और यहाँ तक कि इन 75 वर्षों की आज़ादी के बाद भी सरकारों के
छाती पीट पीट कर डंका पीटने के बावजूद भी हमारे देश की एक बड़ी आबादी, सरकार तो कहती है 80% आबादी को, जो स्वयं सरकार स्वीकार करती है। इसीलिए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि हमारी अधिकांश आबादी आज भी सरकार की कृपा दृष्टि पर निर्भर है। 2 किलो गेहूँ, 4 किलो चावल, 1 किलो नमक, 1 किलो तेल के लिए वह अपने अमूल्य वोट को सरकार की झोली में डाल देती है। इन 75 वर्षों के दौरान भी आज हमारे देश का युवा शिक्षा की बात नहीं कर पा रहा है, चिकित्सा की बात नहीं कर पा रहा है, न्याय की बात नहीं कर पा रहा है, रोजगार की बात नहीं कर पा रहा है। बात कर रहा है तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद बनाने की बात कर रहा है, तो देश को हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी हित की। यह अफसोस नहीं, यह चिंता नहीं तो और क्या है। जिस देश की बागडोर हमारे युवाओं के कंधे पर है, उस देश के युवा सरकार की उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त हैं। वे ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा भविष्य अंधकार में हो रहा है। जब हम रोजगार मांगते हैं तो हमें लाठियां क्यों मिलती हैं, हमें शिक्षा के नाम पर अच्छी शिक्षा से वंचित क्यों किया जा रहा है, हमें अच्छी चिकित्सा से वंचित क्यों किया जा रहा है, क्यों हमारे माता पिता हमें अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा, जिस प्रकार IAS के बच्चे, उद्योगपतियों के बच्चे, नौकरशाहों के बच्चे और अमीर घरानों के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमें वह शिक्षा उपलब्ध क्यों नहीं हो रही है, इसकी गूढ़ता को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसे दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाएगा। और सरकार दुहाई देती है हमारे युवाओं को पकोड़े तलने की, चाय बेचने की, रेहड़ी खोमचे लगाने की, लेकिन जब बात श्रेय लेने की आती है, जब बात श्रेय लेने की आती है, तो सरकार छाती पीट के कहती है कि यह पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल पूर्ण रूप से देश को समर्पित सरकार की बदौलत हुआ है। मेरे साथियों, मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, किसी प्रकार की शर्मिंदगी नहीं है कि सरकार कोई भी हो, अगर देश में कुछ अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट सरकार को जाता है। जैसे हमारे इसरो के महान वैज्ञानिकों ने, माँ भारती के लाल ने अपने कठिन परिश्रम से चंद्रयान 3 को सकुशल चंद्रमा पर उतारा, यह उपलब्धि दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सका दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का, और हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने इसे सहर्ष सफल बनाया और इसका क्रेडिट लाजमी है कि भारत सरकार को ही जाएगा। और भारत सरकार इसका क्रेडिट लेने में भी पीछे नहीं है। हमारी आज की भारत सरकार तो ऐसी सरकार है, अगर वह 5 किलो गेहूं का पैकेट भी दे रही है तो बड़े बड़े अक्षरों में अपना फोटो छाप रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ऐसी सरकार, जिस सरकार की इतनी संकुचित सोच हो, जिस भारतवर्ष की सनातन संस्कृति का यह कहना हो कि दान दो, इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए, उस भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति की बात करती है हमारी सरकार। लेकिन उसी सनातन संस्कृति की गूढ़ता को नहीं समझती है। 2 किलो गेहूं, 4 किलो चावल देती है तो बड़े बड़े पैकेटों पर अरबों रुपए खर्च करके जितने का गेहूं चावल डाल रही है, उससे अधिक पैसा खर्च करके बड़े बड़े फोटो छापे जाते हैं। तो ऐसी सरकार जो सिर्फ दिखावे में कार्य कर रही हो, ऐसी सरकार से
हम देश हित की भला नहीं सोच सकते हैं। ऐसी सरकार जिसने पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में महंगाई को आसमान पर उठा दिया राम मंदिर के नाम पर, और विकास के नाम पर युवाओं के मुंह पर टेप चिपका दिया कि महंगाई पर मत बोलिए क्योंकि हम राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, महंगाई पर मत बोलिए हम भारत का डंका विश्व पटल पर फहरा रहे हैं, महंगाई पर मत बोलिए हम सैनिकों के सम्मान की बात कर रहे हैं, महंगाई पर मत बोलिए हम देश का विकास कर रहे हैं। जबकि यही सरकार 2014 में जब आई थी पूर्ण बहुमत से, तो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ देश की जनता जो महंगाई से त्रस्त थी, महंगाई पर ताली और छाती पीट पीट कर यह सरकार सत्तानशी हुई है। आज वही सरकार जब हम महंगाई की बात कर रहे हैं तो हमें खामोश कराने के लिए फर्जी राष्ट्रवाद की दुहाई देती है। ऐसी सरकार की मंशा पर सवाल उठाना लाजमी है मेरे दोस्तों, क्योंकि यह हमारे भारतवर्ष के भविष्य का सवाल है। आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, फिर भी यह अपने देश के भविष्य को लेकर के चिंतित है और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति अपनी मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन को हमेशा तत्पर रहता है। और यही कारण है कि आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा राजनीतिक भावना से ऊपर उठ करके राजनीतिक पार्टी का गठन करने के बावजूद, राजनीतिक पार्टी का गठन तो पिछले 2 साल में किया और उससे पहले 10 साल तक आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और रोजगार गारंटी की बात करता चला आया है। आपके छोटे भाई की यह भावना है कि हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु तभी बन सकता है, हमारे भारतवर्ष के बच्चे का भविष्य उज्जवल तभी हो सकता है जब उसे भी MP MLA के बच्चों की भांति, उद्योगपतियों के बच्चों के भांति, अमीरों के बच्चों के भांति और नौकरशाहों के बच्चों के भांति अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा मिले। लेकिन ये अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा उन्हें मिलेगी तो फिर कैसे? इस पर आपका ध्यान केंद्रित कराने के लिए आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा बार बार आपसे लाइव होता है कि आप थोड़ा जागरूक होइए। किसी कारणवश अगर पूरा नहीं हो सकते तो थोड़ा तो जागरूक हो ही सकते हैं, क्योंकि यह आपके भविष्य का सवाल है। और अगर आप आज जागरूक नहीं हुए तो यह आपके आने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल हो जाएगा, और जब वह समय आएगा तो हालात और दयनीय हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, सरकारें आपको कितना भी गुमराह क्यों न करें, चाहे वो मंदिर के नाम पर, चाहे मस्जिद के नाम पर, चाहे हिंदू के नाम पर, चाहे मुसलमान के नाम पर, चाहे सिख के नाम पर, चाहे ईसाई के नाम पर, चाहे ब्राह्मण के नाम पर, चाहे क्षत्रिय के नाम पर, चाहे वैश्य के नाम पर, चाहे शूद्र के नाम पर, चाहे बौद्धिस्ट के नाम पर, चाहे जैनिस्ट के नाम पर। लेकिन ये आप कदापि न भूलिए कि आपका भविष्य मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे से तय नहीं होगा। आपका भविष्य हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनने से तय नहीं होगा। आपका भविष्य सिर्फ और सिर्फ तय होगा एक अच्छा इंसान बनने से, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। यही हमारी सनातन संस्कृति हमें सिखाती है, यही सनातन धर्म है, और यही मानव सेवा ही सच्ची ईश्वरी सेवा है, यह हर धर्म ग्रंथ ने कहा है। तो मेरे साथियों, मैं आपको ये इतना कहना चाहता हूँ कि अगर सरकारें आपको इस मुद्दे पर आपको दिग्भ्रमित करने की चेष्टा करें तो आप उनसे सिर्फ और सिर्फ सवाल करिए कि आपको जो करना हो करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप हमें बताइए, पिछले 9 वर्षों में आपने हमारे शिक्षा के लिए, हमारे आने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारी चिकित्सा के लिए, हमारे आने वाले बच्चों की चिकित्सा के लिए, हमारे न्याय के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के न्याय के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के रोजगार के लिए आपने क्या किया? यह सवाल उनसे अवश्य पूछिए। अगर फिर भी आपको राष्ट्रवाद की दुहाई मिलती है तो आप यह सवाल अवश्य करिए कि हम राष्ट्र की सेवा कैसे कर पाएंगे जब हमारे घर में स्वयं
चूल्हा नहीं जल पाएगा। जब हमारे बच्चे अंगूठा छाप हो जाएंगे, निरक्षर हो जाएंगे, जब हमारे बच्चे न्याय के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहेंगे, जब हमारे बच्चे और हम रोजगार के लिए सड़कों पर आंदोलन करेंगे, अब अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने अधिकारों की मांग करेंगे और हमारे सर पर लाठियां पड़ेंगी, तो हम कैसे अपना राष्ट्र धर्म निभाएंगे? और क्या जब हमारे आने वाली पीढ़ी निरक्षर हो जाएगी इस मांगी होती शिक्षा प्रणाली में, जब हमारे आने वाली पीढ़ी अपने स्वास्थ्य को लेकर के लाचार हो जाएगी, जब हमारे आने वाली पीढ़ी न्याय के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर करके आत्महत्या कर लेगी, अपना जीवन त्याग देगी, या हम और हमारे आने वाली पीढ़ी रोजगार के लिए लाठियां खा करके देश के प्रति, देश की सरकारों के प्रति अपने अंदर नफरत भर लेंगे, तो कैसे हम राष्ट्र धर्म निभा पाएंगे? कैसे हम अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे? कैसे हम पुनः चंद्रयान 4, चंद्रयान 5, चंद्रयान 6 चांद पर पहुंचेंगे? क्या हम शिक्षा के अभाव में हम इसरो तक पहुंच सकते? हमारे आने वाले बच्चे इसरो का जो यह सफल अभियान हुआ है उसे हम आगे पुनरावृत्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्तों, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप अपनी सरकारों से गेहूं चावल दाल के बदले, किसान सम्मान निधि के बदले, स्कूटी लैपटॉप के 100 यूनिट बिजली के बदले, 20,000 लीटर पानी के बदले मांग करिए तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की। क्योंकि अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे तभी इसरो की कामयाबी को आगे पुनरावृत्ति कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते, इतना अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चों का भविष्य सिर्फ और सिर्फ अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा से ही सुसज्जित हो सकता है, भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। अन्यथा अगर आपने अपनी जिम्मेदारियों को समझा नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को जागरूक नहीं हुए, तो यह सरकारें आपको गुमराह करती रहेंगी। उदाहरण मैं स्वरूप में आपको समझाना चाहूँगा। पिछले 4.5 वर्षों से महंगाई से, रसोई गैस के दाम को लेकर के, पेट्रोल के दाम को लेकर के, अन्य बढ़ती महंगाई को लेकर के सरकारें आपको गुमराह करती रहीं कि देश का विकास हो रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, फला हो रहा है, ढकाना हो रहा है। लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आया, लोकसभा चुनाव के लगभग 6 माह भी नहीं बचे हैं, 200 रुपये रसोई गैस के सिलेंडर में कम कर दिए गए। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, या ये पहली सिर्फ एनडीए सरकार में नहीं हो रही है, हर सरकार में ये होता है। जब चुनाव आते हैं तो वोट बैंक की राजनीति के तहत कीमतें कम कर दी जाती हैं। उदाहरण आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आया, पेट्रोल सैकड़ा पार कर गया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी पेट्रोल के दाम में लगभग 12 रुपये कम करके आज भी 96 पॉइंट कुछ पैसे पर पेट्रोल स्थिर है। आखिर कैसे? मेरे दोस्तों, पेट्रोल पर लगभग 35 रुपये का टैक्स उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है, केंद्र सरकार टैक्स ले रही है। अगर ये सरकार टैक्स कम कर दे, पेट्रोल 50 से 60 रुपये में आ जाए, लेकिन नहीं मेरे साथियों। तो यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको मंथन करना चाहिए कि आखिर चुनाव के समय देश का विकास क्या रोक दिया जाता है? क्या सड़कों का निर्माण रोक दिया जाता है? क्या राष्ट्रवाद की दुहाई देना बंद कर दिया जाता है? क्या देश के विकास के खर्च में कटौती कर दी जाती है? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। यह सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, हमें और आपको गुमराह कर, हमारे खून पसीने की कमाई को लूट करके उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब किया जाता है। क्योंकि सरकारें बड़े बड़े उद्योगपतियों के
रहमो करम पर चलती हैं, उनके पैसों से चुनाव लड़ते हैं और सत्ता नसीब होने के बाद उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियम कानून को ताक पर रख करके हमारे और आपके खून पसीने की कमाई को टैक्स के नाम पर निचोड़ कर उनकी झोली में डालते हैं। आप देख ही रहे हैं शिक्षा कहाँ पहुँच गई है। क्या आपने अपने इतिहास में आज़ादी से पहले कहीं कभी शिक्षा का व्यवसायीकरण सुना था? कहीं सुना था कि शिक्षा के नाम पर आपसे धन वसूले जाते हैं? गुरुकुल प्रणालियाँ हमारे यहाँ चलती थी। बच्चे चाहे अमीर के हों चाहे गरीब के हों, उन गुरुकुल प्रणालियों में शिक्षा ग्रहण करके सिर्फ और सिर्फ भिक्षा मांगकर अपने और अपने गुरुजनों का जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन आज शिक्षा, उदाहरण मैं देना चाहूँगा, यह जो चंद्रयान 3 सफल लॉन्च हुआ है, या जो मंगल मिशन 2014 में गया था, लगभग 37,000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी मंगलयान ने। क्या उस समय के जो वैज्ञानिक यह कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाब हुए? अगर आज की भांति शिक्षा महंगी होती, क्या वह जो गरीब घर के बच्चे के शिवन जैसे हमारे देश के गौरव और पूर्व इसरो अध्यक्ष इतने बड़े वैज्ञानिक बन पाते? क्योंकि वो एक साधारण घर से ताल्लुक़ रखते थे। कदापि नहीं मेरे दोस्तों, कदापि नहीं हो सकते थे। वो सपना भी नहीं देख सकते थे उस पद तक पहुंचने की, क्योंकि अब जो है प्रतिभा की हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में ज़रूरत है तो मोटी 2-2 हज़ार की गड्डियों को 500-500 की गड्डियों की, 2000 की गड्डियाँ तो खैर बंद कर दी गई। अर्थात आपकी जेबें नोटों से भरी होनी चाहिए, तब आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, तब आप इसरो पहुंच सकते हैं, तब आप रा पहुंच सकते हैं, तब आप CBI पे पहुंच सकते हैं, तब आप IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। अन्यथा आप भूल जाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हिम्मत किए तो पूर्व माध्यमिक विद्यालयों से 8वीं तक की पढ़ाई कर सकते हैं। उससे अगर आगे बढ़े, हिम्मत किया, भाग दौड़ किया, तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सरकारी स्कूलों से कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद विश्वविद्यालयों में प्रवेश किया भूल जाइए, क्योंकि तब विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए लोग प्राइवेट स्कूलों का रुख नहीं करते हैं। विश्वविद्यालयों में भी अमीरों के बच्चे पैठ बना करके बैठे हुए हैं। आपका एडमिशन तो वहाँ होने से रहा। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, आज जो ज़रूरत है आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा जो यह लड़ाई लड़ रहा है कि आप और हम मिलकर के शिक्षा, जो किसी भी देश की मजबूती का सबसे मुख्य पावदान है, देश के विकास का सबसे मुख्य साधन है, सबसे मुख्य रास्ता है, सबसे मुख्य कड़ी है, उसे हम मुफ्त कराएं, जिससे हमारे बच्चों को अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा सुगमता से हासिल हो। पैसे के अभाव में कोई बच्चा शिक्षा से दूर न रह जाए, अशिक्षित न रह जाए। भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार और आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा का यही लक्ष्य है कि शिक्षित भारत, विकसित भारत। शिक्षा के अभाव में विकसित भारत का सपना देखना ही सबसे बड़ा पागलपन है, क्योंकि शिक्षा ही हर वह रास्ता तय करता है आपकी सफलता का। मेरे दोस्तों, तो आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा इस भारतवर्ष के सभी माताओं से, अभिभावकों से
पेरेंट्स से, माता पिताओं से यह अनुरोध करता है कि आप किसी भी सरकार के समर्थक हों, किसी भी पार्टी के समर्थक हों, आप समर्थक बने रहिए, किंतु प्राथमिकता अपने इस देश को दीजिए, क्योंकि आपका यह देश है, तभी आप सुरक्षित हैं, तभी आप सर्वगुण से भोग सकते हैं। उदाहरण के रूप में देना चाहूँगा, अगर आपके सर पे आपके घर की छत नहीं है तो कोई पड़ोसी आपको अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन आश्रय दे सकता है। परमानेंट, नियमित आपको अपने घर में श्रय नहीं देगा। मेरे दोस्तों, ठीक उसी प्रकार जब आपका यह देश आपकी छत्र छाया बन करके आपके सर पर हाथ रखेगा, तभी आपके बच्चों का और आपका भविष्य सुरक्षित है। अन्यथा आप देख ही रहे हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कैसे लोग अन्य देशों से पलायन कर रहे हैं, शरणागत बन रहे हैं, शरणार्थी के रूप में अपना सर्वस्व छोड़ करके, भले आपके पास करोड़ों अरबों की दौलत है, दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं। यूक्रेन अभी ताज़ा उदाहरण है मेरे दोस्तों। इसीलिए इस देश का भविष्य आपके हाथों में है। शिक्षा को लेकर के सरकारों को, शिक्षा फ्री करने को लेकर के सरकारों को आपको दबाव में लाना होगा, सरकारों पर दबाव बनाना होगा, सरकार को झुकाना होगा कि आप कुछ भी करिए किंतु शिक्षा को फ्री करिए। हमें आपके गेहूं चावल दाल अनुदान और अनुदान, सरकारी अनुदान नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ शिक्षा का सम्मान, नहीं चाहिए हमें कोई सरकारी अनुदान। तो मेरे साथियों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा, जो मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय और मुफ्त रोजगार गारंटी योजना के अभियान को आपके बीच ला रहा है, इसका बढ़ चढ़कर सहयोग करिए, तन मन धन से आप साथ दीजिए। नहीं चाहिए सरकारी अनुदान, हमें चाहिए शिक्षा का सम्मान। अभियान का हिस्सा बनिए और अपने भारत वर्ष को विश्वगुरु बनाइए। जय हिंद, जय भारत।